नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चुनावी बिगुल बज चुका है। इस वक्त एबीपीएल की जो टीम है वो फील्ड पर मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ व्यापार मंडल के कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके जो सांसद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या कुछ विकास रामनगर की जनता का हुआ है और क्या कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललित उप्रेती है और मैं किसान संघर्ष मोर्चे का जो है यहाँ अध्यक्ष हूँ। सर, चुनाव नजदीक है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है। कैसा कार्यकाल रहा है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी नहीं हो पाई हैं, जो सॉल्व नहीं कर पाई है सरकार? क्या कुछ ऐसा है? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि सांसद बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत बड़ा एजेंडा लेके आते हैं। लेकिन चुनाव बीतने के 5 साल बाद हम देख रहे हैं कि हमें अपने जो सांसद है उसका नाम ही पता नहीं कि उसका वो सांसद हमारा है कौन। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो पौड़ी लोकसभा में आता है ये एकदम कोना है और यहाँ पर जिस कंडी मार्ग को लेकर एक लड़ाई हमारी चल रही थी राज्य के अंदर कि राज्य का रास्ता हो, उस राज्य के अंदर कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। पौड़ी जाने के लिए हमारे पास कोई सुलभ रास्ता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि एक तरफ कोटद्वार है, एक तरफ रामनगर है और बीच में एक दीवार ऐसी है, पूरा पाकिस्तान का जैसा बंटवारा हो जाता है, ऐसा हम लोगों का बंटवारा हो चुका है। यहाँ पर हम लोग कोटद्वार जाने के लिए पूरा यू टर्न हमको घूमना पड़ता है और करीब करीब 180 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है। तो ये तो हमारी एक लोकसभा तक हम तक पहुंचने की बात हुई कि हमारा जो है लोकसभा का जो कैंडिडेट है वो हम तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, आज उनके पास साधन है, उनके पास संसाधन है, वो पहुंच सकते हैं। लेकिन एक आम जो व्यक्ति है वो अपने कभी भी सांसद के पास अपनी गुहार नहीं लगा सकता। हमारी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि हम लोग जंगलों के किनारे रहने वाले लोग हैं और खासकर उत्तराखंड के अंदर हम देखते हैं कि जो जंगली जानवरों का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर पहाड़ों से लेकर पूरे भाबर मैदान तराई में जंगली जानवरों का लगातार आतंक बना है। अभी आपने देखा होगा कि रामनगर के अंदर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके जो चारों तरफ है बहुत जो है बाघ का आतंक रहा है और 4 महिलाओं को रामनगर के अंदर जो ढेला कानिया के बीच का जो इलाका है वहां पर 4 महिलाओं को अपना निवाला बना लिया और एक अंकित को जो है घायल उसने किया, वो भी अपना इलाज अस्पताल के अंदर करवा रहा है। दूसरी बात, जो हमारी खेती है, जो हमारे खेत खलियान है, वो आज बिल्कुल बर्बादी के कगार पे हैं। जंगली जानवरों का आतंक लगातार वहां पर बढ़ा है और दिन दहाड़े हम ये देख लें कि आप वहां पर आपको बाग गुलदार नजर आ जाएगा। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि अगर सरकार ने कोई नीति इस पर नहीं बनाई तो उत्तराखंड के जो भाबर और पहाड़ का जो पलायन का जो मुख्य बिंदु रहा है वो बढ़ता रहेगा, वो कम होने वाला है नहीं। और चूंकि अभी धामी इस बात को कह रहे थे कि भाई हम एक जो है पलायन पर एक बहुत समिति जो है हमारी उस पर गहरी चिंतन कर रही है। आखिर मुझे लगता नहीं कि उनको गहरी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास जो भी चीजें, जो भी डाटा है, जो उनका आयोग है, अगर उसको उसकी क्रियान्वयन पे वो पालन करें उनका, तो यहाँ पर उनके सामने बहुत सारी जो चीजें सामने उजागर हो जाएंगी। लेकिन असल में हमारी सरकार की कोई नियति नहीं है। सरकार की कोई नियत नहीं है कि वो आम आदमी का भला करे। तो हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई जंगली जानवरों से हमें सुरक्षा दी जाए, बाघ को, आम आदमी को जो है बाघ को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन सरकार इस पर कोई नहीं सुन रही है। लेकिन सर, लगातार योजनाओं की बात लेकर बीजेपी जो है वो जनता के बीच आ रही कि हमने आपको इतनी योजनाएं दी हैं, इतनी योजनाओं का लाभ दिया है। तो एक आप ग्रामीण हैं, है ना, आपने कहा जैसे आप जंगल की साइड से आते हैं, उस क्षेत्र से आप आते हैं, तो क्या सच में वो लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को? नहीं, देखिए, पहली बात तो हम अपनी जान बचाने के लिए ही गुहार लगा रहे हैं, है नहीं है। हमें योजनाओं से क्या मतलब है? आप हमारे यहाँ हवाई जहाज के लिए पट्टी बना दीजिए, उससे हमें क्या फायदा? हमें तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी जान बचाना चाहते हैं, हम अपनी खेती बचाना चाहते हैं। तो हमें सरकार ऐसी योजना लेके दे जो जनता मांग रही है, जो जनता की डिमांड है। हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर महिलाएं मारी जा रही हैं, जो जंगल में जा रही हैं, जो खेतों में जा रहे हैं, वो महिलाएं मारी जा रही हैं, आप उनको 25 लाख का मुआवजा दीजिए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि जो आदमी घायल हो रहा है, जो औरतें घायल हो रही हैं, उनको आप इलाज दीजिए, उनको इलाज नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि जो जनता मांग रही है सरकार वो नहीं दे रही है, जो जनता नहीं मांग रही है सरकार वो दे रही है। तो आज रामनगर के अस्पतालों की बात देख लीजिए, कोई भी घायल होता है, कोई बुखार का मरीज भी आता है, तो उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मैं अपने आप को, अपने बच्चों को अपने आप को दिखाऊंगा कहाँ। कल की डेट में मुझे यहाँ काशीपुर जाना पड़ेगा, मुरादाबाद जाना पड़ेगा, हल्द्वानी, एकदम रेफर सेंटर बन गया है। तो ये बहुत हमारी समस्याएं हैं। सरकार
कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन धरातल पे आज बहुत समस्याएं हैं। आम आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। आम आदमी गांव के अंदर जो जी रहा है, किसान की बहुत आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। बहुत बुरी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुनीश है, मैं एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। जी, क्या कहेंगे सर? 19 तारीख को वोटिंग होनी है। देखिए 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? सांसद ने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ रह गया है, कितना विकास होना है? देखिए, जो हमारे सांसद महोदय हैं, इन्हें 5 साल में लोगों के बीच में, जनता के बीच में कभी नहीं आए। ना ये कभी किसी बस्ती के अंदर गए, ना ये किसानों के बीच में गए, ना मजदूरों के बीच में गए। कभी आए तो अपनी पार्टी के लोगों से मिले और वहीं से इन्होंने अपने प्रेस में अपने वक्तव्य जारी करे, उसके बाद ये चले गए। अब आप देखिए, जिस सीट से वो आते हैं, पौड़ी लोकसभा सीट से, पलायन की रिपोर्ट है कि उस सीट के अंदर सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो भूता गाँव हो गए हैं, जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता। भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने पलायन आयोग बनाया, उसके बावजूद भी लोगों को वहां पर पहाड़ में लोग नहीं रह पा रहे हैं। सुविधा ही नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। इन्हीं का क्षेत्र है जहाँ से रोज, इन्हीं का क्षेत्र है जहाँ पर हम रोज खबरें पढ़ते हैं कि 4 पाई पे महिला को रामनगर अस्पताल में लाया गया और फिर उसके बाद उसको यहाँ भी इलाज नहीं मिला तो यहाँ से भी रेफर कर दिया गया। तो स्थितियां बहुत खराब है। और 5 साल पहले जब आए थे तो बहुत सारी बातें इन्होंने जनता के बीच में की थी। और 10 साल पहले तो मोदी जी ने कहा था कि हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक आदर्श गाँव बनेगा। तो जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर कोई आदर्श गाँव नहीं है, हम तो देख रहे हैं, है ना। पूरा सारे गांव आदर्श होने चाहिए, जिन्होंने कहा हम एक बनाएंगे, वो एक गांव भी इन्होंने आज तक आदर्श गांव नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर, जैसा भी ललित ने कहा कि जंगली जानवरों का आतंक है, और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर केवल रामनगर में ही नहीं है, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 14 सीटें आती हैं, पूरी गढ़वाल की सीटें आती हैं, वहां पर कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पर कोई महिला, कोई बच्चा, कोई ग्रामीण बाघ तेंदुए द्वारा हमला नहीं किया जाता हो। अभी 2 दिन पहले भी श्रीनगर उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है, उसमें जो है एक पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया। तो ये कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर लोगों को बेदखल किया गया, उनके घर तोड़े गए, और जो पहाड़ के लोग हैं उनके जो दुकानें हैं सड़क के किनारे, वो सब तोड़ी गई। और वहां कहीं सांसद महोदय ने किसी का आंसू नहीं पहुंचे, बल्कि चुप रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो हम हिंदू मुसलमान करेंगे और हिंदुओं के बीच में भय पैदा करेंगे। देखो, ये मुसलमान को यदि भाजपा नहीं होगी तो मुसलमान तुम पर हावी हो जाएंगे, और उसके चलते वो लोगों के वोट लूट लेते हैं, लोगों को ठग लेते हैं। और वही प्रक्रिया इस बार भी चल रही है। जो जनता के मुद्दे हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ के जितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल लगातार सरकार बंद कर रही है, कह रही है उसके अंदर बच्चे नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है शिक्षा का। जो फैक्ट्रियां हैं वो लगातार बंद हो रही हैं, और जो उसमें मजदूर काम कर रहे हैं वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है, उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। तो जो लोगों के मुद्दे हैं वो गायब हैं, और जो इनकी योजना है, जो गारंटी है, वो क्या गारंटी है कि हर व्यक्ति को 13 किलो 10 किलो राशन मिलेगा। लोगों को राशन नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। हमारे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो पहाड़ से पलायन हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कारण रोजगार है। युवाओं का आज कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके सामने रोजगार का कोई साधन नहीं है। और इसीलिए जो मोदी जी आपकी जो गारंटी लेकर के आ रहे हैं, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों को मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। आप लोगों में चले जाइए, लोग स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, है ना। वो ये चाहते हैं कि वो काम करें, और काम करने के दौरान उनको इतना पैसा मिले। बीजेपी के नेता जो हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि रोजगार तो हम दे रहे हैं, लेकिन हर किसी को प्रोवाइड करवा पाना ये इतना संभव नहीं है। तो आप व्यापार कर लीजिए, कुछ और चीज कर लीजिए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी सरकार ने कहा कि हम अगले साल जर्मनी को पछाड़ देंगे इकोनॉमी में। जर्मनी को ये नहीं पछाड़ पाएंगे, 100 साल में भी मोदी साहब नहीं पछाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी है वो भारत के अंदर ये नहीं ला सकते। वहां यदि कोई भी आदमी बेरोजगार है तो उसको रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है, और यदि सरकार उसको रोजगार नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता देती है। और वो बेरोजगारी भत्ता इतना होता है कि यदि उसे भारत के रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 2 लाख रुपए एक व्यक्ति का होता है, और यदि उसके घर में 3 लोग हैं तो 3 लोगों का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो आप जर्मनी को इकोनॉमी में नहीं पछाड़ सकते। क्यों? क्योंकि वहां जो लोगों की सोशल सिक्योरिटी है वो आप लेकर के नहीं आएंगे। अभी पिछले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में लगातार परेशान हो रहे हैं। अभी WHO के
एक रिपोर्ट आई है कि 2022 की रिपोर्ट है, उसका ये कहना है कि पिछले 1 साल के अंदर 5.5 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी की रेखा के लिए नीचे इसलिए चले गए क्योंकि उनके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो गया और उसका इलाज कराने जब अस्पताल के अंदर गए तो उन्होंने अपने भांडे बर्तन बेच दिए, और यदि वो 2 रोटी सुख चैन से खा रहे थे तो कर्ज के जाल में फंस के अपने भांडे बर्तन घर बेच के वो बर्बाद हो गए। तो हाँ, बीजेपी के आने के बाद अमीरी रेखा की तो तरफ जा रहे हैं। यदि अमीरी की तरफ जा रहे होते तो 85 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे होते? आपकी लाइन में लग करके लोग राशन क्यों ले रहे होते? तो ये सरकार का जितना भी काम है ये सारा का सारा झूठ फैलाना और लोगों के बीच में नफरत की राजनीति करना और लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करना। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही पॉलिसी जो है भारत के अंदर जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो लेकर के आ रही हैं, और जनता इनकी पॉलिसी को लगातार समझ भी रही है। और निश्चय ही इस बार इन्होंने जो टिकट बदला है उनकी जगह जो बलूनी जी को लेकर के आए हैं वो इसीलिए लेकर के आए हैं कि विधायक ये जो सांसद जी हैं यहाँ के जनता के खिलाफ, जनता के अंदर इनके खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है, और बीजेपी सरकार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जो अब तो पूर्व सांसद होने जा रहे हैं वो, और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, एक तरफ उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लेकर के आई 2021 में, आज की तारीख में उनको सांसद भी नहीं रहने दिया क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लगातार लोगों के अंदर माहौल है। और इसीलिए वो जो है आज एक नए जिसको बोलते हैं कि अलमारी में से एक नया व्यक्ति निकाल रहा है ना, अब वो हमारे बीच में ले आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब अब ये आपके प्रत्याशी हैं, और ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने यहाँ के वन ग्रामों को हटाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की। और इनके बारे में अभी एक मीम चली बलूनी जी के बारे में कि रामनगर आ रहे हैं और जो धनगढ़ी वाला पुल है इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था 5 साल पहले कि हम धनगढ़ी का पुल बनाएंगे, वो पुल आज तक नहीं बना है ना। और जब भी यहाँ पर बारिश होती है और जो पहाड़ के लोग हैं उनका पूरा का पूरा कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। यदि उनके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको रेफर रामनगर के लिए किया जाता है, और रास्ते में जब ये जो गधेरे आते हैं वो उसको पार ही नहीं कर पाते हैं, और कितनी सारी गाड़ियां निकलते हुए बह जाती हैं। तो सरकार को आज इन सारी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उनको हिंदू मुसलमान से मतलब है, वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके लाभ से मतलब है, और उन्हीं के लिए सरकार काम कर रही है। और आम आदमी का कहीं भी कोई आवाज, कहीं कोई दर्द ना सरकार के पास है ना कोई योजना है। सर आपका नाम? संजय मेहता, मैं सामाजिक करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर लोकसभा चुनाव को लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं? मैं लोकसभा चुनाव, एक तो हम ये लास्ट छोर पे हो गए हैं, यहाँ पे कोई सांसद आता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद, अभी तो आएंगे, चुनाव चल रहा है, सब आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, मगर उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं आता। और इसके बाद ये ना जो इससे पहले जो रहे सांसद, उन्होंने ना सदन में हमारी बात रखी। हमें यहाँ पे हॉस्पिटल, हाई एजुकेशन और शिक्षा इनकी जरूरत है, ये अपने वादों में कभी भी खड़े नहीं उतरे। लेकिन बीजेपी तो कहती है, नजर आ रही है, उनके जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करके गए हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, टिकट चेंज करने वाली, काम काफी किया है, मंत्री भी रहे तो काफी अच्छा काम किया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे कई टाइम से हूँ, मैं देख रहा हूँ सांसद महोदय का एक भी पत्थर इन 5 वर्षों में यहाँ कहीं कोई भी काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आम जनता की आवाज को दबाकर और एक तरीके से फूट डालो वाली राजनीति करती है। हाँ, ऐसी नजर आ रही है। सर आपका नाम क्या है? मनमोहन अग्रवाल। क्या कहेंगे सर, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, देखिए जनता के हाथ में एक बार फिर से पावर आ गई है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या काम ऐसे आपको लगते हैं कि अभी भी रामनगर में नहीं हुए हैं, क्योंकि काफी साल से आप यहाँ रह रहे होंगे, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कैसा कार्यकाल रहा है? देखिए, एक बात तो ये कहना चाहते हैं हम सर्वप्रथम कि जनहित में ही व्यापारी हित निहित होता है, और सांसद महोदय ने जनहित में कोई कार्य करना तो दूर, जनता को दर्शन तक नहीं दिए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि 1 महीने में एक बार वे रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आते, आम जनता से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते, उनका समाधान करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। और इस हकीकत को भारतीय जनता पार्टी में महसूस कर रही है, नहीं तो वो अपने प्रत्याशी को नहीं बदलती। वे मुख्यमंत्री के रूप में भी नाकामयाब रहे, सांसद के रूप में भी नाकामयाब रहे। जहाँ तक रामनगर की समस्याओं का संदर्भ है, उसमें रेलवे जो सांसद के अधीन आता है, जिसमें सांसद को कार्य करना चाहिए, उसे रामनगर में रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे के स्थान पर उत्तर रेलवे में करने की मांग बहुत पुरानी है, जिससे कि अगर ये उत्तर रेलवे में शामिल हो जाता तो रामनगर में रेल सुविधाओं का विस्तार हो जाता। और इनके कार्यकाल के अंदर रामनगर की लाइफलाइन कही जाने वाली रामनगर मुरादाबाद ट्रेन, जिसमें एक आम आदमी सफर करते हैं, उन
ट्रेनों का संचालन भी कम हो गया है। रामनगर हरिद्वार ट्रेन बंद हो गई है। तो ये विडंबना ही कही है। हम तो यही कहेंगे कि हम बहुत निराश हैं इनके कार्यवाही। परिवर्तन होगा इस बार? देखिए, परिवर्तन तो अब उन्होंने अपने प्रत्याशी में तो कर दिया है, बाकी तो जनता क्या। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर, देवभूमि व्यापार मंडल। लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर ही हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि सुविधा आपको नहीं मिली है, या जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर आप लोगों से भी बातचीत करते होंगे कि क्या लग रहा है इस बार जनता क्या चाहती है? तो हमने अभी आज तक सांसद साहब से नहीं मिले अपने 5 साल में, कभी देखा नहीं उनको, कभी मुलाकात ही नहीं हुई पाई, और ऐसा कुछ करा भी नहीं उन्होंने रामनगर के लिए। ना हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं कर पाए, वो पूरा तौर प्राइवेट पे दे दिया उसको। ना डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर रेफर बना रखा उसको हॉस्पिटल को। अभी मेरी विधायक जी से बात हुई थी तो वो कहते बहुत लंबी प्रोसेस है हॉस्पिटल की, कि काफी ज्यादा लंबा। विधायक भी उसी पार्टी के हैं, वो इसलिए कहेंगे वो, अगर दूसरी पार्टी को तो विरोध भी करते, उसी पार्टी के हैं वो, इसलिए कह रहे हैं वो। बस और किसका। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमिंदर सिंह आनंद है। क्या मैं- पूछ रहे हैं सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे आपसे 5 साल के बाद आज दोबारा से जनता के पास एक ताकत आई है। इससे पूर्व जो हमारे सांसद महोदय रहे हैं, पिछले 60 महीनों में एक बार भी उनका यहाँ पर कोई दौरा नहीं रहा, ना कोई जनप्रतिनिधि से कहा, जैसे कि मेरे पूर्व प्रवक्ताओं ने भी कहा। यहाँ समस्याओं का तो इतना अंबार है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं, क्या वो काशीपुर है, बाजपुर है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, इन सभी शहरों ने काफी तरक्की की है, लेकिन रामनगर के अंदर और डाउनफॉल आया है। क्या वो रेलवे की तरफ से देखा जाए, क्योंकि रेलवे में मैं जानता हूं कि जितनी पहले ट्रेनें चलती थी उससे भी कम हो गई हैं रेलवे के मामले में। और जहां रही विकास के मामले में, तो यहाँ पर ना तो कोई नई रोडों का हिसाब हुआ है। 2 पुल बनने थे, वो आज से 8 साल से हो गए, वो पुल लटके पड़े हैं, धनगढ़ी वाले पुल लटके पड़े हैं, वहाँ कई बार बसें लटक गई हैं, कुछ हो गया। और हॉस्पिटल की समस्या तो इतनी गंभीर है, क्योंकि ये रामनगर एक कुमाऊं एंड गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी है। जब प्रवेश द्वार है तो हिल साइड में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि बहुत संख्या में, मुझे याद है 42 इंजर्ड लोग इकट्ठे होकर आते हैं जब कोई इंजर्ड बस की कोई घटना होती है। तो लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो आज से 20 साल पहले हम छोटे बच्चे होते थे, उतनी ही स्ट्रक्चर आज भी है जितना स्ट्रक्चर आज से 25 साल पहले का था। कोई चेंज नहीं हो रहा। और हम होते होते हम तीसरी पीढ़ी पे आ गए हैं, लेकिन हमने रामनगर के अंदर ना सुविधाओं के मामले में, खासकर हॉस्पिटल के मामले में कोई भी बदलाव नहीं देखा, बल्कि डाउनफॉल ही होता रहा। आबादी वहां से 4 गुना बढ़ गई है और उसके हिसाब से इन्होंने कोई भी नहीं हुआ। इसी प्रकार बेरोजगारी यहाँ की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ का आज युवा, क्या वो पंजाब जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, नोएडा जा रहा है, आउटर में जा रहा है, और छोटे छोटे रोजगारों के लिए, अपना जीविका उपार्जन के लिए वो अपना काम कर रहा है। यहाँ स्थानीय स्तर पर कहें, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, कोई ऐसा रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए जिससे कि कम से कम स्थानीय निगाहों पर जो छोटे मोटे रोजगार हैं भी, उनमें इतनी न्यूनतम मजदूरी है, लोगों का जीवन यापन करना ही बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे इस मामले में मैं कहूँगा पूर्णतः फेल रहे हैं हमारे सांसद महोदय। तो क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन की कहीं से लहर? परिवर्तन तो अब ये जनता ही जानती है कि जनता क्या कहेगी, लेकिन हमने अपने जो कथन थे वो आपको हम बताए हैं। बाकी जनता है, जनता क्योंकि आज के देर में, क्योंकि राजनीति जो है वो आंकड़ों पे ना होने के बाद धर्म पे आ रही है, और वो उसके बाद जनता क्या डिसीजन देती है कि धर्म पे देती है या विकास पे देती है, ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं।